माई सेल्फ आर के सिंह, HOD फिजिक्स, मोमेंटम, छात्र संघ चक गोरखपुर। हम लोग जो इंजीनियरिंग क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर करे हैं उसके करेक्ट आंसर कीज क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, उसका रेडियस 0.5 मीटर दिया हुआ है, उसका चार्ज आपका गिवन है और पूछा है कि सेंटर पे उसका क्या पोटेंशियल होगा। तो ये अपन लोग थ्योरी में पढ़ते हैं कि रिंग हो या सेमी सर्कुलर रिंग हो, उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/रेडियस होता है। ये फॉर्मूला रिंग के लिए भी वैलिड है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी वैलिड है। अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर केस में सेंटर के पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका यही होता है। K का वैल्यू आप पुट कर लो 9 × 10⁹, Q का वैल्यू पुट कर लो 1.5 × 10⁻⁹ और R का वैल्यू आप पुट कर लो 0.5। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो करेक्ट आंसर है 27 वोल्ट आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 ग्राम दिया हुआ है, चार्ज 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है, और एक दूसरा फिक्स चार्ज है जो 1 मिलीकूलम है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम लोग ड्राइंग करते हैं। आपके पास 1 मिलीकूलम का एक फिक्स चार्ज है, ये चार्ज आपका फिक्स्ड है, और यहां से 1 मीटर के दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है। सो ये चार्ज आपका फ्रीली मूव कर सकता है टेबल पे। 1 मीटर के सेपरेशन पे हमने इसको छोड़ा, कुछ देर के बाद ये उसका इनिशियल स्टेटस हो गया, रिपल्सन की वजह से ये कुछ देर के बाद यहां पे पहुंच गया जहां क्वेश्चन उसका सेपरेशन 10 मीटर बता रहा है, और उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके वेलोसिटी को हमको फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आप पुट कर दो 12 mv²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी KQ1Q2 डिवाइडेड बाई जो इनिशियल सेपरेशन है उसको हम लोग R1 मान लेते हैं, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी KQ1Q2 डिवाइडेड बाई फाइनल सेपरेशन को मैं R2 लिख दे रहा हूं। और जब आप सबके वैल्यूज को पुट करोगे तो यहां से मास का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, K आप 10⁹ जान रहे हो, Q1 Q2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है। जब इन सब का वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर 90 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को इसका आंसर भी पता रहता है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आपको ये जानना है कि किसी क्यूब के
इनर पे अगर हम क्यू चार्ज को रख देते हैं तो क्यू चार्ज से दूरी पर जो फेस है उस पे क्या फ्लक्स होगा। इस फेस पर का आपको फ्लक्स बताना है, तो इस फेस पर का फ्लक्स बताने के लिए आप करें क्या, इसको चारों तरफ से घेर लें। देखिए यहां पे पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, उसके बगल में यहाँ क्यूब रखा हुआ है, उस क्यूब के पीछे हमने एक क्यूब लगा दिया, उस क्यूब के नीचे उसके बगल में क्यूब लगा दिया, तो ये आधे साइड से गिरा। मैंने 4 क्यूब लगाया तो ये क्यूब आपका केवल आधे साइड से गिरा। बाकी अगर हम इस साइड भी क्यूब लगा देते हैं तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट चार्ज को कंप्लीटली घेर लेने के लिए इस तरह के टोटल 8 क्यूब की जरूरत पड़ती है। तो 8 क्यूब मिलकर उसको चारों तरफ से कंप्लीटली घेर लेता है। तो इस पॉइंट चार्ज से हर तरफ मिला के जो टोटल फ्लक्स निकलता है, गॉस लॉ से आप जानते हो, वो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब टोटल फ्लक्स आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है और वो 8 क्यूब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी एक क्यूब पर अगर आप उसका फ्लक्स निकालोगे तो एक क्यूब पर का फ्लक्स क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हमारे पास एक क्यूब है, और उस एक क्यूब का जो फ्लक्स है वो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर पता है। अब आप देख सकते हो फ्लक्स का इस फेस से जो फ्लक्स होगा वो इस पे स्लाइड करते हुए जा रहा है, उसको इंटरसेक्ट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इस फेस पे जो फ्लक्स होगा बच्चे वो आपका 0 के बराबर होगा। सिमिलरली ये जो फेस है, इस फेस पे भी फ्लक्स आपका 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्लाइड होते हुए जा रही है, और ये जो फेस है, बैक साइड में जो फेस है, उस फेस पे आपका जो फ्लक्स है ये भी आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि उस फेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी स्लाइड होते हुए जा रही है। तो हमने देखा कि क्यूब में टोटल 6 फेस है, और 6 फेस में से 6 फेस पर टोटल फ्लक्स आपका क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है, और उस 6 में से 3 फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। बचा 3 फेस, और आप सिमेट्री से बोल सकते हो एक फेस आपका ये बच रहा है, दूसरा फेस आपका ये बच रहा है, और तीसरा फेस ये फ्रंट वाला फेस बच रहा है। इस तीनों फेस पर सिमेट्री से हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लक्स आपका इक्वल पास करेगा। तो एक फेस, इस फेस पर का अगर आप फ्लक्स निकालते हो तो ये फ्लक्स आपका क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का 1/3 हो जाएगा, मतलब क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस आंसर को बहुत सारे बच्चे याद भी रखते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ, और आपने इस फेस पे फ्लक्स निकालना। तो ये जो चार्ज है इसका फील्ड लाइन इस सरफेस पे स्लाइड होते हुए जाएगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा। इस चार्ज का फ्लक्स 0। सिमिलरली इसका, इसका और इसका फील्ड लाइन स्लाइड होते हुए जाएगा। तो इन चारों सरफेस पर का, इन चारों चार्ज की वजह से इस सरफेस पर का जो फ्लक्स होगा
वो फ्लक्स आपका 0 के बराबर होगा। इसका फ्लक्स जैसा कि हमने देख रखा है Q/24 होगा। सिमिलरली इसका भी फ्लक्स आपका Q/24, इसका भी फ्लक्स Q/24 और इसका भी फ्लक्स आपका Q/24 होगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Q/24 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा Q/6 और Q/6 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उस पे कितना चार्ज होगा। तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में पैरेलल में लगी हुई है, और अगर हम नीचे वाले लाइन को एलिमिनेट कर दें तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन आप ये दे सकते हो कि बैटरी जब दोनों लाइन से कनेक्टेड है तो बैटरी जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है 8 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, और अगर हम नीचे वाले लाइन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। आप देख सकते हो कि अभी भी जो बैटरी वोल्टेज अप्लाई कर रहा है वो वोल्टेज आपका 8 वोल्ट का ही अप्लाई कर रहा है। मैं रिपीट कर दूं अपने बात को, जब ये सेक्शन लगा हुआ था तो बैटरी ऊपर वाले सेगमेंट पर 8 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर रहा था, और जब मैं इस सेगमेंट को रिमूव कर दे रहा हूं तो रिमूव करने के बाद भी बैटरी इस सेगमेंट पे 8 वोल्ट ही अप्लाई कर रहा है, इसलिए रिमूव करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसे रिमूव कर सकते हैं। इसका कैपेसिटेंस आपका दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस आपका दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड। तो आप देख सकते हो कि पहले ये दोनों आपका पैरेलल में लगा हुआ है, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 + 3 = 5 माइक्रोफैराड, और फिर ये जो 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 3 के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 5 × 3 डिवाइडेड बाई 5 + 3 = 15/8 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटेंस होगा। अब आपने करना क्या है कि बैटरी कितना चार्ज भेजेगा उस चार्ज का कैलकुलेशन कर लो। तो चार्ज का फॉर्मूला CV होता है, C आपका 15/8 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, और उसका जो V है 8 वोल्ट है, तो बैटरी जो चार्ज भेजा वो 15 माइक्रोकूलम का चार्ज भेजा। तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो आपका 15 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, और वो जब चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा तो वो चार्ज आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और आपने कैपेसिटर चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा होगा कि C1 का जो फॉर्मूला होता है, Q1 का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला 4 डिवीजन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C1 + C2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज। C1 आपका 2 है, डिवाइडेड बाई C1 + C2 आपका 5 हो जाएगा, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 15 माइक्रोकूलम, और यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 6 माइक्रोकूलम। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये 4 डिवीजन फॉर्मूला है जो कि करंट में भी होता है, आपका करंट डिवीजन फॉर्मूला होता है। तो आपको इस ढंग के फॉर्मूले को याद करके रखना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट का सेपरेशन आपका D है, और उसे चार्ज किया जा रहा है बैटरी के हेल्प से, और उसका एनर्जी U0 है। उसके बाद कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस आपका D बता दिया गया, मतलब डाइलेक्ट्रिक
कैपेसिटर को पूरे तरीके से भर दे रहा है और बैटरी रिमेन कनेक्टेड। बैटरी रिमेन कनेक्टेड का मतलब हुआ कि पहले जितना वोल्टेज था अब भी उतना ही वोल्टेज है और आपसे क्वेश्चन न्यू एनर्जी पूछ रहा है, नया एनर्जी पूछ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला हुआ है तब कैपेसिटर का एनर्जी, बैटरी के वोल्टेज को V0 मान लेते हैं, तो कैपेसिटर का एनर्जी लिखते हैं। तो कैपेसिटर का एनर्जी U0 हम लोग क्या लिखेंगे, U0 को हम लोग लिखेंगे हाफ, और पहले उसका कैपेसिटेंस C था मल्टीप्लाइड बाई V0 स्क्वायर। अब हमने बच्चों किया क्या कि कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और बैटरी V0 को एज इट इज कनेक्टेड रखा। बैटरी को जोड़ने से वोल्टेज पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। अब जो कैपेसिटर का एनर्जी लिखेंगे हाफ, और आपको ये पता है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, तो अब उसका कैपेसिटेंस हो गया KC मल्टीप्लाइड बाई अब उसका वोल्टेज V0 है उसका स्क्वायर। और इन दोनों का रेशियो जैसे आप लोगे, इन दोनों का रेशियो लेते ही आपको पता चल जाएगा U इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई U0, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर A होगा। आई थिंक ये सवाल आपको समझ आ गया हो। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका EA है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड EB है, करंट डेंसिटी को JA और JB दिया हुआ है। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट बाई एरिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का एरिया पाई A स्क्वायर है, यहाँ का एरिया पाई B स्क्वायर है, और करंट के कंटिन्यूटी से आपको पता है कि यहाँ से जितना करंट पास करेगा यहाँ से भी उतना ही करंट पास करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों जगह करंट आपका सेम है लेकिन एरिया दोनों जगह अलग अलग है। तो आप देख सकते हो कि इस जगह पे एरिया छोटा है, इस जगह पे एरिया बड़ा है। तो जब एरिया छोटा होगा करंट सेम होगा तो करंट डेंसिटी आपकी ज्यादा आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे करंट डेंसिटी आपकी कम आ जाएगी। तो हमको दिख रहा है करंट डेंसिटी एट A इज ग्रेटर देन करंट डेंसिटी एट B। उसके बाद आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा, और ओम्स लॉ में बताया जाता है कि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि जिस जगह पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी उस जगह पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वही करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट A विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। So I think option number A is the correct option. Let us move to the next question. ये एक सर्किट है और इस सर्किट में पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, ये पॉइंट आपका हो गया A, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं C और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं D। तो ये पॉइंट भी आपका D हो गया, ये दोनों पॉइंट भी आपके D हो गए। अब मैं करता क्या हूं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूं। हमें स्टार्ट करना है A से। A से एक पाथ आपका C पे जाता है एंड द पाथ इज 6 ओम। और ऐसे सवाल में करना क्या चाहिए कि जिसको अपन दिखाते चलते हैं उसको क्रॉस भी कर देना चाहिए। तो A से C वाला पाथ हमने दिखा दिया। A से एक दूसरा भी पाथ जाता है D पे, तो A से दूसरा पाथ गया आपका D पे, मैंने उसे भी दिखा दिया, उसे भी क्रॉस कर दिया। फिर देखो C और D को, ये 8 ओम है,
सी और डी को आपस में 10 ओम कनेक्ट कर रहा है, तो मैंने दिखा दिया सी और डी को आपस में 10 ओम कनेक्ट कर रहा। इस पॉइंट का नाम मैं ई रख देता हूं। फिर आप देखो सी से ई एक पाथ जा रहा है 3 ओम, तो मैं एक पाथ दिखा दे रहा हूं। सी से ई एक पाथ गया 3 ओम, उसे भी मैंने क्रॉस कर दिया। फिर डी से ई एक पाथ जा रहा है 4 ओम, डी से ई एक पाथ जा रहा है 4 ओम, मैंने उसे भी दिखा दिया। और ये आपका ई टू बी 7 ओम, ई टू बी 7 ओम। तो आप देख सकते हो कि इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। और जब आप इस सर्किट को इस रंग से दिखा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि दिस अपॉन दिस 2:1 है, दिस अपॉन दिस 2:1 है। तो ये आपका बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जब एलिमिनेट हो जाएगा तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो ऊपर आपका आ गया 9 ओम और नीचे ये दोनों भी सीरीज में आ जाएगा, ये आपका आ गया 12 ओम और ये रेसिस्टेंस आपका 7 ओम का दिया हुआ है। दिस रेसिस्टेंस इज 7 ओम। अब आपको करना क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो 12 और 9 पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9, मतलब ये आ जाएगा 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आ जाएगा 36/7। और आपको दिख रहा होगा ये 36/7 7 के साथ सीरीज बना रहा है, तो आपका आंसर होगा 36/7 प्लस 7। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका करेक्ट आंसर 85/7 आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको बी डॉट डी एल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। और आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा होगा, और एम्पियर्स लॉ में ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू टोटल करंट एनक्लोज के बराबर होता है। करंट एनक्लोज को हम लोग प्लस या माइनस में लेते हैं, वो राइट हैंड थंब रूल पे डिपेंड करता है कि कब करंट को प्लस में लेना है और कब करंट को माइनस में लेना है। तो आप कैलकुलेट करो, ये पाथ है, इस पाथ पे आपको बी डॉट डी एल कैलकुलेट करना। तो आप ध्यान से देखो, I1 करंट के बारे में आप ध्यान दो। I1 करंट आपका इधर के तरफ जा रहा है और पाथ पे आपको सर्कुलेट इधर के तरफ करना है। पाथ पे आपको सर्कुलेट इधर करना है और I1 करंट इधर जा रहा है। इस करंट पे आप अपने दाहिने हाथ को कर्ल करो, तो आपका राइट हैंड I1 के डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई प्लस I1। I2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, I2 करंट आपका ऊपर के तरफ जा रहा है और आपको सर्कुलेट ऐसे करना है, तो ऐसे आप अपना राइट हैंड कर्ल कराओ। तो राइट हैंड कर्ल कराने के बाद I2 आपका प्लस में आ रहा है, थंब के डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस I2 लिखेंगे। सिमिलरली यहां से जो I3 आ रही है, ये जो I3 आ रही है, आप देखो उस I3 के लिए थंब के डायरेक्शन में आ रही है I3, उसको हम लोग लिखेंगे प्लस I3। और सिमिलरली यहां भी एक I3 करंट आपकी पेनिट्रेट करके जा रही है एम्पीरियन पाथ को, और I3 करंट पेनिट्रेट करके जा रही है। अब इस पे राइट हैंड कर्ल आप कराओ, और इस पे जब आप राइट हैंड कर्ल कराओगे तो राइट हैंड कर्ल कराने के बाद आपका जो थंब है वो करंट I3 के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस I3। तो ये प्लस I3 माइनस I3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर डी आ रहा है।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो करंट कैरिंग वायर है जो एक दूसरे के पैरेलल है और आपको पॉइंट मिड में लेना है। हम दोनों के वायर के बीच के सेपरेशन को 2r मान लेते हैं, 2r मान लेते हैं। अभी राइट हैंड थंब रूल लगा दो। पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और इसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ, दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 मान लेते हैं, दूसरे की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B2 मान लेते हैं और आपको B1 माइनस B2 का वैल्यू 20, B1 माइनस B2 आपको 20 माइक्रो टेस्ला दिया हुआ। सिमिलरली अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। तो इस करंट के डायरेक्शन को अपोजिट करोगे तो पहले वाले करंट का मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और दूसरे वाले के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो आप देखोगे दूसरे वाले वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अब दोनों का फील्ड ऐड हो रहा है तो B1 प्लस B2 जो है वो आपको दिया हुआ है 30 माइक्रो टेस्ला। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको B1 का वैल्यू आ जाएगा 25 माइक्रो टेस्ला और B2 का वैल्यू आ जाएगा 5 माइक्रो टेस्ला। अब इन दोनों का आप रेशियो ले लो तो B1 बाई B2 5:1 होगा। B1 के जगह पे आप लिख दो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R डिवाइडेड बाई म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R इज इक्वल टू 5:1 और यहां से आप सॉल्व कर दोगे तो I1 बाई I2 का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में करंट I1 के वजह से राइट हैंड थंब रूल आप लगाओगे तो इस जगह पे मैं यहां भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ होगा। अब करंट I2 के लिए I dl क्रॉस B फॉर्मूला लगा दो। dl उसका इधर है और B अंदर है तो dl क्रॉस B जब आप निकालोगे तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इस पे इसका dl आपका इधर है और B अंदर है तो dl क्रॉस B अगर आप इस पे करोगे तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स आपका इधर की तरफ लगेगा। इसमें एक और बात है कि ये तार नजदीक रखा हुआ है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा और ये तार दूर रखा हुआ है तो इस पे कम फोर्स लगेगा। अब ज्यादा फोर्स इधर लग रहा है और कम फोर्स आपका इधर की तरफ लग रहा है तो इसका x कंपोनेंट ज्यादा होगा, y कंपोनेंट भी ज्यादा होगा, इसका x कंपोनेंट कम होगा, y कंपोनेंट कम होगा। तो आप इसमें इसको ऐड कर दो तो ऐड करने के बाद आप बोल सकते हो कि टोटल y कंपोनेंट आपका ऊपर की तरफ होगा और ये बड़ा है इसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आप बोल सकते हो टोटल x कंपोनेंट आपका इधर की तरफ है। तो हम कहेंगे कि ये भी ऑप्शन है आपका टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस भी करेक्ट है, टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस भी करेक्ट है, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन चूंकि आपका इधर के तरफ है, आपसे फोर्स का कंपोनेंट भी पूछा गया है, आपसे टोटल फोर्स के बारे में पूछा गया है तो टोटल फोर्स आपका आप देख सकते हो ना x पे है ना y पे है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर दिल्ली होगा। ओके ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो आपने बुक में पढ़ा ही होगा कि हिस्टेरेसिस लूप परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो परमानेंट मैग्नेट का हिस्टेरेसिस लूप आपका टॉल एंड वाइड होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये बैटरी नहीं दिया हुआ, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट करंट सोर्स। और कांस्टेंट करंट सोर्स एक हाइपोथेटिकल सोर्स होता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि उसको अपना वोल्टेज बढ़ाना होता है तो वोल्टेज बढ़ा लेता है, वोल्टेज घटाना होता है तो वोल्टेज घटा लेता है, और ऐसा करके वो सर्किट में कांस्टेंट करंट आपका भेजता है। तो यहाँ पे करंट इधर की तरफ है तो यहाँ करंट इधर होगा, यहाँ करंट इधर होगा। तो इस पे अगर आप फोर्स देखोगे तो एक फोर्स आपका mg नीचे लगेगा और इसका L इधर की तरफ है, B इधर की तरफ है, L क्रॉस B आप करोगे तो इस पे जो एम्पियर फोर्स ILB है, ILB आपका ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखो mg एक कांस्टेंट फोर्स है और mg एक कांस्टेंट फोर्स है, और दूसरी बात करंट इसमें कांस्टेंट जा रहा है। करंट कांस्टेंट जाने की वजह से हम कह सकते हैं कि ILB भी एक कांस्टेंट फोर्स होगा। अब चूंकि mg कांस्टेंट, ILB कांस्टेंट, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका कांस्टेंट होगा। अब इसमें दो केस बन जाएगा। पहला केस mg ग्रेटर देन ILB, तो mg अगर ILB से ज्यादा होगा तो उस पर नेट फोर्स आपका नीचे की तरफ लगेगा, और नेट फोर्स अगर नीचे की तरफ लगेगा, उस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव करेगा। और अगर ILB बड़ा होगा और mg छोटा होगा तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, इसलिए हम लोग करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे डी, लगाएंगे डी। HOD केमिस्ट्री मोमेंटम छात्र संघ। अभी बेटा हम उपस्थित हुए हैं क्लास 12th के इंजीनियरिंग के पेपर को डिस्कस करने के लिए। तो आइए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं इस पेपर को। एक बहुत ही शानदार पेपर आपसे कह रहे हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंग फॉर एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन कैसे समझ में आया? एक तो क्वेश्चन में लिखा है हीट किया है और देयर इज सम प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी अपन लोगों ने क्या करना है कि भाई सीधी बात है, करना क्या चाहिए? तो सीधा सीधा फंडा है, लिविंग ग्रुप निकालिए, कार्बोकेटायन बनाइए, रिंग एक्सपेंशन करिए, और साफ साफ इंडिकेट कर रहा है रिंग एक्सपेंशन होगा। और रिंग एक्सपेंशन कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले तो लिविंग ग्रुप हटाओगे, लिविंग ग्रुप हटाओगे क्या बन जाएगा? यहां पॉजिटिव आएगा CH3 और CH3, बिकॉज यू ऑल नो दिस ब्रोमीन डिपार्ट्स एज ए Br-। नाउ द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन, और ये रिंग किस में चली जाएगी? 5 नंबर रिंग में। तो 5 नंबर रिंग में जाएगी, क्या बनेगा? समझ पा रहे हैं आप? यहां पे भी CH3, इस जगह भी CH3, एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। एक बार और शिफ्टिंग करिए, और भी व्यवस्था है, मिथाइल शिफ्ट करिए, 2 बार रीअरेंज होगा, और फिर लास्ट में H+ निकालिएगा, तो वो बन जाएगा जो हम बनाना चाहते हैं। आई थिंक इट इज अ पॉपुलर C ऑप्शन। शानदार प्रोडक्ट, बढ़िया सवाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पहले का C ऑप्शन परफेक्ट। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए अगली रिएक्शन भी बिल्कुल भाई बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, क्योंकि यहां पे भी कुछ वैसा ही कॉन्क H2SO4 है भाई, कुछ वैसा ही कॉन्क H2SO4 है भाई। तो सेम तरीके से करना है, बस यहां पे हिंट है कि यहां आपने हाइड्राइड शिफ्ट करानी। विच शिफ्टिंग? जैसे पिछली बार हमने रिंग एक्सपेंशन भी कराया और मिथाइल शिफ्ट भी कराई, इस बार क्या कराने? इस बार बेटा हाइड्राइड शिफ्ट, इस बार करानी है H- शिफ्टिंग, और फिर हाइड्राइड शिफ्ट करानी है, और उसके बाद फिर से अल्कीन बनानी है। पॉपुलर डिहाइड्रेशन कैसे हो रहा है थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। CH2 CHOH आफ्टर CH3 होल ट्वाइस, यही है C6H5 CH2 CHOH CH3 होल ट्वाइस। तो आप यहां से H+ का H+ कराएं, ये पूरा यहां से बाहर निकालें। व्हाट इज द नेट आउटकम? तो आउटकम यहां से क्या आ जाएगा? आप सबसे पहले H+ का अटैक करा लो इस पे, लोन पेयर्स पे, और फिर इसको पूरा निकालो। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा C6H5
then you will have CH2 CH plus और CH3 होल ट्वाइस। अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी यहीं पे हमें हाइड्राइड शिफ्ट करनी चाहिए, हाइड्राइड शिफ्ट करनी चाहिए और दोबारा से H प्लस निकालना चाहिए। तो क्या बनेगा, आप समझ पा रहे हैं, अब बगल से हाइड्राइड शिफ्ट करा लेना और फिर से H प्लस निकालना। तो A इज द करेक्ट वन, बिकॉज ट्रांस इज जनरली फॉर्म्ड इज ग्रेटर अमाउंट। ट्रांस सामान्यतः मेजर बनता है और एलिमिनेशन में तो हमने ए ऑप्शन में जहां रिंग और ये दोनों ट्रांस है, दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इट विल बी, अब अगर आगे बढ़े तो अगला जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन, यहां साफ साफ है इस सवाल में कि क्या करना चाहते हैं। तो हमारा लक्ष्य सल्फोनेशन कराने का है, हमारा लक्ष्य फर्स्ट स्टेप में सल्फोनेशन कराने का है और उसके बाद फिर NaOH से फ्यूजन कराएंगे। अब सबको पता है जब लो टेम्परेचर पे कराएंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और हाई पे कराएंगे तो पैरा बनेगा। तो मतलब बता, एक केस में क्या बना, एक केस में बना जब हाई पे करा रहे हैं तो पैरा बना, यहां पे आ गया SO3H, और जब लो पे करा रहे हैं तो क्या बना, तो ऑर्थो पे आ गया SO3H। और अभी अपन लोगों ने इसके बाद क्या करना है, हमें OH लगाना है ना, NaOH से फ्यूजन कराएंगे तो यहां भी OH लग जाएगा और यहां भी OH लग जाएगा। मींस C ऑप्शन इज द करेक्ट वन, X फॉर दिस एंड Y फॉर दिस, C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दैट्स गुड। द नेक्स्ट वन विल बी अगला ये 16 और 17। देखिए 16 और 17 की बात कर रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल सेम है, रिएजेंट आपका जाना पहचाना, क्लियरली आपको बताएं दिस इज अ पॉपुलर लुकस टेस्ट, और इसमें भी सेम करना है, कार्बोकेटाइन बनना है, हाइड्राइड शिफ्ट करना है और फिर Cl लगाना है। 3 काम करना है। पहले आपने क्या कराना है, पहले आपने ये कराना है CH2 CHOH और CH3। फर्स्ट स्टेप में H प्लस का अटैक, जो कि पहले हम 2 सवालों में कर चुके हैं, PH CH2 CH, और यहां से वाटर भी निकाल दीजिएगा, जैसे इस प्रकार से, यहां से आपने वाटर और निकाल लेना है, यहां से आपने वाटर निकाल लेना है। CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब क्या बन जाएगा, PH CH2 CH प्लस और CH3। यही आपने क्या करना है, हाइड्राइड शिफ्ट करना है, हाइड्राइड शिफ्ट करिएगा और Cl लगाइएगा, तो क्या बन जाएगा, तो मेरे हिसाब से B इज द करेक्ट वन, तो मेरे हिसाब से B इज द करेक्ट वन, दैट्स गुड यार। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे इट इज ट्राइंग फॉर SN2, और सबको पता है अगर SN2 होगा तो इस सेंटर पे इन्वर्जन होगा, इस सेंटर पे इन्वर्जन होगा। तो करते क्या है, SN2 करा के इंटरचेंज कर देते हैं। तो बता, ब्रोमीन को OH माइनस रिप्लेस करेगा विद इन्वर्जन, और इन्वर्जन तो OH दूसरे साइड चला जाएगा। B ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सो आई थिंक अगेन इट इज वेरी गुड यार। सो B ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमें लगता है फील आ रही होगी, मस्त लग रहा होगा, सारे आंसर्स आपके सही हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट्स गुड। ठीक है, देन आफ्टर दैट फॉर 18, अब इसके बाद कुछ बहुत ही फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे PPP बॉन्ड एंगल इन फास्फोरस क्लोज टू, आई थिंक इट इज 60। बड़ा आपको पता है व्हाइट फास्फोरस बड़ा अनस्टेबल होता है, तो बड़ा हाई स्ट्रेन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा आप समझ पा रहे हैं, द स्ट्रेन इज लाइक दैट। जैसे यहां पे सारे PP बॉन्ड बना दिए, सारे PP बॉन्ड बना दिए, एंड दिस एंगल इज हाउ मच, देन क्लियर आई वांट टू से इट इज नियर अबाउट 60 हियर, नो इश्यूज। अगला है, तो डाई नाइट्रोजन सोडियम नाइट्राइट को किसके साथ हीट किया जाए, तो बहुत कॉमन है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 को किसके साथ हीट करना चाहिए, तो द करेक्ट आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। अब हीट करो, 100% यहां पे नाइट्रोजन गैस निकलेगी, एंड द सही आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, से एग्जांपल नंबर 20, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सॉलिड स्टेट, जहां पे हम ये प्रयास कर रहे हैं, जहां पे हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि ऑक्साइड जो है वो CCP बनाता है, ऑक्साइड जो है वो CCP बनाता है, CCP बनाता है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होगा। ठीक है, ऑक्साइड CCP बनाता है। फिर कहते हैं कि कैटायन जो A होगा वो 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करेगा। कितना कैटायन A कितना कवर करेगा, 1/6। और सबने मालूम है टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, डबल होते हैं। तो अगर ये 4 है तो टेट्राहेड्रल कितना होगा, 8 होगा।
तो हम लिखेंगे 1/6 इंटू 8 मीन्स ये आ गया 4/3। अच्छा बी कह रहा है, बी क्या है? तो कह रहा है केटायन बी ऑक्युपाइज द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का थर्ड पार्ट। तो ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? 4। तो हम लिखेंगे 1/3 इंटू 4, इट इज अगेन 4/3। आपने रेशियो ले लेना है। द आंसर इज AbO3। आई थिंक डी इज द बेस्ट वन। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई इशू नहीं आ रहा होगा, सब कुछ सही हो रहे होंगे आपके, मुझे ऐसे होप है। ठीक है, देन आफ्टर दैट शॉर्ट की एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है सबको पता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि शॉर्ट की में क्या होता है। तो एक पेयर मिसिंग होता है, ए पेयर ऑफ केटायन एंड एनायन इज मिसिंग। ठीक है, अगला है 22 नंबर। ये भी एक बहुत ही आसान, ए और बी, और साथ में कह रहा है कंप्लीटली इमिसिबल है। अच्छा भाई इमिसिबल है तो अब पूछ रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है, तो पीटी होगा, ये सिंपली ऐड हो जाएगा P0A प्लस P0B, क्योंकि इमिसिबल तो है नहीं। तो भाई सीधे ही जोड़ दीजिए 100 और 200 अगर आप जोड़ेंगे, यू नो द आउटकम इज 300। यू नो द आउटकम इज, क्योंकि ये मिसिबल ही नहीं है तो सीधा भाई सीधा। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। तो मैं आपको बताऊं इसमें जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, देन द आंसर इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कारण क्या है कि दोनों सैकराइड हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दे विल गेट, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, सो दैट्स गुड यार ना। सो बी इज द करेक्ट वन। और हमारे हिसाब से जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है वो भी एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहे थे कि थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन टू गिव ए न्यू प्रोडक्ट formed is, then I think it is S4O6 2-. then the anion is, जो एनाइन है वो यही होगा S4O6 2-. अगेन ए वेरी पॉपुलर रिएक्शन जहां थायोसल्फेट आयोडीन से रिएक्ट करता है और ये एनाइन बनता है S4O6 एंड 2-. ठीक है भाई लोग, हमें लगता है कि ये डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। आपको सारे क्वेश्चंस के सही आंसर की बढ़िया से समझ में आई होगी, बुरी यार फील आई होगी। सभी लोगों को थैंक यू यार। हुआ था सेक्शन सी में था एम स्टार के, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। आपको पता है ये फंक्शन लीनियर बाय लीनियर है। अगर इसका मुझे रेंज बताना है x इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब x की वैल्यू दिया हुआ -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक, है ना। और हम लोग रेंज निकालना एक कई तरीके हो सकते हैं, बट एक आसान तरीका है कि अगर मैं इनफाइनाइट पे इस फंक्शन की वैल्यू पूछूं आपसे इनफाइनाइट, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट वैल्यू है 1/-1, दैट इज -1। एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट वैल्यू पूछा जाए, ये भी आप बताएंगे -1। ओके, यानी कि इस फंक्शन को इनफाइनाइट जैसी वैल्यू दे रहे होंगे, बहुत बड़ी वैल्यू दे रहे होंगे, तो ये 1 दे रहा होगा। तो अब जो रेंज आप बताएंगे इन्हीं दोनों वैल्यूज के बाहर, मीन्स इसके रेंज में ऑल रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट -1। हालांकि कुछ बच्चे इसको y इज इक्वल टू मानकर फंक्शन को x को y के टर्म में लिखते हैं और उसका डोमेन निकालते हैं, वो भी ठीक तरीका है। तो फाइनली आपका जो इस फंक्शन का रेंज आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ग्राफ से भी कर सकते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का सही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 26, and this question is what? The domain of function this. Again यहाँ पे आपके पास जो भी फंक्शन f(x) दिया है उसमें एक साइन इनवर्स फंक्शन है, एक अंडर रूट फंक्शन है, एंड इसका डोमेन बताना है। तो मैं दोनों फंक्शंस की बात कंप्लीट करूंगा, मीन्स साइन इनवर्स के लिए मैं लिखूंगा -1 लेस देन इक्वल टू x -3 लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स यहां से आपको x मिलेगा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू व्हाट 4। ये आपने साइन इनवर्स को डिफाइन किया, साइन इनवर्स की बात मानी आपने। एंड सेकेंड आप बात करेंगे अंडर रूट फंक्शन से, और अंडर रूट फंक्शन को जो कुछ मिल रहा है, जो नंबर मिल रहा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट चूंकि ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है तो इक्वल साइन आप नहीं लगाएंगे। एंड यहां से आप सॉल्व करेंगे, आएगा mod x लेस देन 3, मीन्स x इज फ्रॉम 3 to -3। और दोनों की अगर कॉमन वैल्यू मैं लेता हूं तो कॉमन वैल्यू आपको मिलेगा 2 से लेकर 3 ओपन तक, 2 क्लोज्ड से 3 ओपन, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट।
यानी इस फंक्शन का डोमेन हुआ टू क्लोज्ड से 3 ओपन. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. The next question was, that is question number 27, and this question is the value of cot cosec inverse plus tan inverse something. और देखिए बहुत ही आसान है यहाँ पे. अगर मैं cot को ऐसे छोड़ दूं और cosec inverse को मुझे अगर कन्वर्ट करना है, देखिए बहुत आसान तरीका होता है. अगर मुझे cosec inverse को कन्वर्ट करना है तो मैं थोड़ी देर के लिए cosec inverse of 5/3 को कुछ थीटा कह रहा हूँगा. तो यहां से आपको cosec थीटा मिलेगा 5/3 मीन्स दिस इज 5, दिस इज 3. फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस इज 4. तो मैं इस cosec इनवर्स को लिखना चाहूंगा समथिंग tan इनवर्स. तो दिस इज व्हाट tan इनवर्स 3/4 अब प्लस दिस इज tan इनवर्स 2/3. और आप सबको पता है दिस इज cot tan इनवर्स a प्लस बी. अगर a और b पॉजिटिव हैं, इनका प्रोडक्ट 1 से छोटा है, देन द रिजल्ट इज tan इनवर्स a plus b 3/4 plus 2/3 upon 1 minus ab. And this is what cot tan inverse. और इस वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 12 and 6. दिस इज 6 एंड ऊपर आपके पास आएगा 9 and 8, दैट इज 17. और अगर मैं इसे वापस cot tan इनवर्स को मैं cot में कन्वर्ट करूंगा, दिस इज cot इनवर्स 6/17, क्योंकि रिजल्ट होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x इफ x इज पॉजिटिव. तो यहां से cot इनवर्स विल बी 6/17 मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना. तो यहां पे कुछ बेसिक बातों का अप्लाई करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 एंड द क्वेश्चन इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर पाई. वेरी ऑब्वियस, अगर आपके पास फंक्शन है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो साइन एक्स का पीरियड होता है 2π. ओके, लेकिन अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो फंडामेंटल पीरियड मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि इस बात को सेटिस्फाई करे, fx प्लस टी इज इक्वल टू fx. तो यहाँ पे ऑब्वियस है, अगर मैं इसको हाफ करके चेक करूं मीन्स पाई, तो यहाँ पे आपका f ऑफ x प्लस पाई विल बी साइन x प्लस पाई का होल स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर x. मीन्स इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड हुआ कितना, पाई. मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 29. इन दिस केस वी हैव टू डिसाइड द फंक्शन फॉर 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू लाइक दैट. और फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है, यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया, fn इज n-1/2 फॉर n ऑड एंड -n/2 फॉर n इज इवन. मीन्स अगर मैं देखूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर, यानी जो फंक्शन आपका डिफाइन है नेचुरल नंबर से इंटीजर पर डिफाइन किया गया है. मीन्स 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर यहाँ पर हैं. और यहाँ पे आपको पता है 0 1 -1 2 -2 3 -3 डॉट 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 ये सारे इंटीजर्स हैं. चेक करते हैं. 1 को ये फंक्शन किससे रिलेट करेगा, ऑड को रिलेट करता है 1 माइनस करके बाई 2, यानी 1 को रिलेट करेगा 0 से, 2 को रिलेट करेगा -1 से, 3 को रिलेट करेगा 1 से, 4 को रिलेट करेगा -2 से, 5 को रिलेट करेगा 5 -1/2 मीन्स 2 से, 6 को रिलेट करेगा -3, 7 को रिलेट करेगा 3. मिल गया पैटर्न. मीन्स एक वैल्यू पर सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है और इसके हर वैल्यूज पर आउटपुट आ रहा है ना. एंड क्या हो रहा है, यहां पे सारे एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं. मीन्स ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है. मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो जब भी ऐसे डिस्क्रीट एलिमेंट देकर बात करें तो सबसे बेहतर तरीका आप यहां पे काम करके देख लीजिए कि कौन से एलिमेंट कैसे रिलेट हो रहे हैं. पैटर्न मिलेगा, डिसीजन कर पाएंगे आप. ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that is question number 30. In this question we have to find the number of values of x for which this is equal to this. सिंपल क्वेश्चन है. अगर मैं यहाँ पे किसी एक को ट्रांसफर कर दूं, लाइक अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स x/2 इज इक्वल टू π/6 माइनस कॉस इनवर्स x, और अगर दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर दिया जाए, तो अगर दोनों तरफ साइन ऑपरेट करेंगे तो दिस विल बी x/2. यहाँ साइन a माइनस बी आएगा, साइन a
cos b minus sin b and what sin b cos this यानी √3/2। ठीक है, अब यहां से बहुत ही कुछ करने का जरूरत नहीं, x/2 कैंसिल हो गया, मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान रखेंगे आप, हालांकि साइन ऑफ cos इनवर्स x आपका वैल्यू आता है अंडर रूट, आप ऐसे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू माइनस √1 माइनस x²। हालांकि इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें cos इनवर्स पॉजिटिव x के लिए साइन इनवर्स अंडर रूट दिस बनता है, तो साइन इनवर्स इतना हो जाएगा। बट अगर x नेगेटिव हुआ तो उस केस में cos इनवर्स x पाई माइनस समथिंग करके बनता है, बट जब साइन ऑपरेट होगा तो फाइनली यही एक्सप्रेशन आएगा। और यहां से अपने पास x की वैल्यू आने जा रही है 1 and -1। बट आप वैल्यू जरूर रख के चेक किया करेंगे कि ये प्रोसेस के बाद जो वैल्यू आई क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा इन बातों का ध्यान रखा जाता है। कई बार हम लोग देखिए, यहां मैंने कुछ चीजों को इग्नोर किया। इनफैक्ट सही मायने में मुझे कंडीशन के साथ लिखना चाहिए था कि इफ x इज पॉजिटिव देन दिस इक्वल टू दिस वन, है ना, ऐसे करके करना चाहिए था। बट ठीक है, दोनों केस में यही बनना है। x केवल 1 and -1 आ रही, बट 1 रखने पर ये सिस्टम देखिए, 1 रखेंगे तो ये आएगा आपका 0, ये 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब -1 रखेंगे दिस इज पाई और दिस इज -π/6 और ये सेटिस्फाई नहीं किया, मीन्स x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, केवल एक वैल्यू। ठीक है, तो एक इसके पास सोल्यूशन हुआ, x का एक ही वैल्यू है जो आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 3.1 and this question is which of the following relation is a function from a to b, और a given है 1 2 3 4। अगर a के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं और b के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो भाई देखिए कोई भी फंक्शन है तो पहली बात तो सबको रिलेट करना चाहिए और एक पर एक ही आउटपुट, एक ही इमेज देना चाहिए। और वैसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 के पास दो इमेज है, 1 को 4 से रिलेट किया जा रहा है, 1 को 5 से। 1 के पास 4 इमेज है, 1 के पास 5 इमेज है, मींस दिस इज नॉट अ फंक्शन। इन दिस केस 2 के पास दो इमेज है, 2 के पास 1 भी है, 2 के पास 3 भी है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। इन दिस केस 1 2 3 4 यानी कि सारे एलिमेंट रिलेट हैं और एक के पास एक ही इमेज है, मींस दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, एंड इन दिस केस 3 के पास 1 है, 3 के पास 2 है, 3 के पास 3 है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। है ना, बेसिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। एंड द क्वेश्चन नंबर 32 इज A is a matrix and determinant of A square is 25, then mod of alpha has to be found। अब आप सभी को पता है कि determinant of A square will be determinant of A का square is equal to 25, means determinant A is equal to 5, है ना। determinant A अगर 5 है और यहां से आपको पता है अगर A का determinant निकालना हो तो obviously अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा और एक्सपैंड करूंगा तो आपके साथ आएगा 5 and 5 अल्फा। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, अच्छा यहां पे डिटरमिनेंट का स्क्वायर है तो बेसिकली इसकी दो वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट ए विल बी प्लस एंड -5, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट ले रहा है तो प्लस माइनस दोनों आएगा। और यहां से आपके पास आ गया डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 5 × 5 अल्फा, एंड दिस इज व्हाट 5 और -5, मीन्स अगर अल्फा की बात करी जाए तो अल्फा या तो 1/5 आएगा या फिर -1/5 आएगा, मीन्स मॉड अल्फा इज व्हाट 1/5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पे एक अच्छी बात थी ये रिजल्ट का जानना, अदरवाइज आपको ए का स्क्वायर करना पड़ता पहले। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। इन दिस केस वी हैव गिवन 3 लीनियर इक्वेशंस एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है आप क्रैमर से लगा सकते हैं या फिर और भी तरीके आपके पास होते हैं। जैसे अगर मैं इन दो इक्वेशंस की मदद से, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास मिलने जा रहा है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। चेक करिए, x3 कैंसिल होगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, दिस इक्वेशन। अगर मैं एक काम ये कर लूं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक साथ करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा x1, 2 का मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा x2 इज इक्वल टू,
2 का मल्टीप्लाई कैंसिल, यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5। अब अगर यही सिस्टम के पास नो सोल्यूशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इक्वल टू 0 और सेम सिस्टम इक्वल टू -5, मीन्स इस सिस्टम के पास है नो सोल्यूशन। तो जब x1 x2 की वैल्यू ही नहीं मिल रही है कोई, तो x3 का वैल्यू तो मिलने से रहा, मीन्स दिस सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्रैमर्स रूल में आपको कई बार डिटर्मिनेंट निकालने पड़ते हैं, बट इस तरीके से आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है। The next question is question number 34, and what is this question? Number of values of k for which the linear equation this possess a non-zero solution. ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सभी होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक, इक्वल में 0 है, यानी कि 0 0 0 तो इस सिस्टम का सोल्यूशन है ही, बट नॉन जीरो सोल्यूशन एक ही केस में मिलेगा जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट दैट इज 4 k2 एंड k41 एंड 2 2 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। कंडीशन आपको ध्यान होगा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तभी उसी केस में 0 0 0 के अलावा भी और सोल्यूशन होंगे। इनफैक्ट फॉर दिस कंडीशन इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, तो 0 0 0 तो होगा ही, कुछ और भी मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा। ओके, और अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो दिस इज व्हाट 4 4 - 2 मींस 8 माइनस k के साथ आएगा आपके पास k - 2 -2 के साथ मिलेगा 2k - 8 2k - 8 इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो दिस इज k स्क्वायर एंड शिफ्ट किया मैंने 2k एंड सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा 4 एंड 2 6 -6k होगा क्योंकि मैं राइट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। दिस इज -16 + 8 -8 मीन्स +8 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आएगी आपके पास 2 एंड 4, यानी k की 2 वैल्यूज के लिए इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, the next question is, that is question number 35, and in this question A is a matrix, x y z is 60, 8x plus 4y plus 3z is 20. Then we have to find determinant of A into adjoint A, and we know that A into adjoint of A is equal to determinant of A की power order of the determinant, and third order की determinant होने का मतलब this is Q, है ना। सिंपल, मतलब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग, सीधे एक्सपेंड में कर देता हूं x, दिस इज x वाई जेड -8 -3 के साथ आएगा z -8 प्लस 2 के साथ आपके पास आएगा 2 - 2y एंड दिस इज व्हाट x y z -8x -3z -4y प्लस कांस्टेंट कितना होगा आप चेक कर सकते हैं। कांस्टेंट आपके पास यहाँ आएगा 24 एंड 4 28, ठीक है। और ये वैल्यू गिवन है आपको 60 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो 8x 4y एंड 3z की वैल्यू दिया हुआ है 20 प्लस 28, तो आई थिंक दिस इज व्हाट 68। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 68 है मींस दिस वैल्यू इज 68 की पावर 3 मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो ये प्रॉपर्टी पता होना जरूरी था, अदरवाइज आपको काम ज्यादा करना पड़ता, पहले ए लिखते फिर एडजॉइंट लिखते फिर डिटरमिनेंट निकालते, काफी लंबा काम हो जाता। एंड द क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हाट, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन आपको चेक करना इसमें से कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करना शुरू करूं, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाए, मींस इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए देन इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दिस केस इफ वी हैव टू डिसाइड फॉर ए इंटू ए ट्रांसपोज मींस ए ट्रांसपोज, अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा और देखूंगा कि क्या वापस इसी के बराबर आता है। तो आपको प्रॉपर्टी पता है ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आएगा इंटू ए ट्रांसपोज। देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज वापस उसके बराबर आ गया मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो आपको आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। हालांकि अगर बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे तो आप देखेंगे सिमेट्रिक नहीं आ रहा होगा सेम प्रोसेस के साथ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर इज the value of p and q for which the function this is continuous for all x belongs to real number। अब अगर इस फंक्शन को all x के लिए continuous होना है तो ऑब्वियसली इसके डिसकंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी है ओनली एट x इज इक्वल टू 0। मीन्स 0 पे मुझे इसे कॉन्टिन्यूअस कर देना चाहिए। मीन्स 0 के लेफ्ट की लिमिट, 0 पे फंक्शन की वैल्यू एंड राइट लिमिट तीनों को सेम होना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर तीनों वैल्यूज को बराबर करता हूं तो ऑब्वियसली राइट हैंड लिमिट यहां से आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगा, और बहुत ही आसान है। इस केस में अगर मुझे लिमिट निकालना तो मैं कंजुगेट का मल्टीप्लाई करूंगा। मीन्स राइट हैंड लिमिट के केस में आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और मैं एक साथ कंजुगेट का मल्टीप्लाई करता हूं, x रूट x है, और ऊपर जब मैं कंजुगेट का मल्टीप्लाई करूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, और यहां आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट x, ये हो जाएगा प्लस। और ऑब्वियसली यहां से एक रूट x कॉमन होने जा रहा है, रूट x कॉमन होगा, x स्क्वायर कैंसिल होगा, और फिर जब आप 0 रख रहे होंगे यहां पे तो ये होगा 1 प्लस 1 यानी 1/2 वैल्यू आ रही होगी। 0 पे फंक्शन की वैल्यू q है, और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मुझे बताना है तो बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और मैं अभी एक डायरेक्ट कर देता हूं p प्लस 1 इंटू एक्स बाई एक्स, p प्लस 1 इंटू p प्लस 1। अब प्लस आपके पास नेक्स्ट टर्म है साइन एक्स बाई एक्स। सारी लिमिट्स आ रही हैं। अगर इसकी बात करें तो दिस लिमिट इज 1/2 इज इक्वल टू q इज इक्वल टू दिस इज व्हाट p प्लस 2। ओके, तो यहां पे मुझे लगता है कि q की वैल्यू तो हाफ आ गई, q की वैल्यू हाफ है, और p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -3/2। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसके सिंपल क्वेश्चन था, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना था, और कंजुगेट के बाद मैं डायरेक्ट कर दिया कि यहां से रूट x कॉमन किया और इसको कैंसिल कर दिया, फिर मैंने 0 रखा तो यहां पे 1 एंड 1 यानी 1/2 आया, एंड 0 फंक्शन वैल्यू q है, और आपका लेफ्ट हैंड जो लिमिट था यहां पे मैंने इसको सेट किया तो दिस इज 1, दिस इज p प्लस 1। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 38 was again in this question limit x tends to 0, अगर मैं इसको सेट करूं 1 माइनस cos 2x, इसको अगर फॉर्मूले के जैसा मुझे एडजस्ट करना है तो 2x का स्क्वायर देना पड़ेगा, और इसका साथ में हिसाब भी करना है तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एंड वी हैव x इंटू, अगर tan x को मुझे फॉर्मूले की तरह सेट करना है तो इसे 4x की जरूरत है, और एडजस्ट करने के लिए 4x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। एंड जो नेक्स्ट टर्म आपके पास 3 प्लस कॉस एक्स, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है, 0 पे तो इसकी वैल्यू 4 आ रही है तो इसे किसी बात की परेशानी नहीं है। नाउ दिस लिमिट इज 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड x कैंसिल होगा, 4 एंड 4 कैंसिल होगा, दिस लिमिट इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 4, मीन्स फाइनल आंसर इज व्हाट 2। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay, and the next question is what? Let's see. Question number 39. In this question, fx is continuous at 2, then a is equal to, अगर इस फंक्शन को continuous दिया हुआ है means we have limit x tends to 2 fx, that is x square minus a plus 2x plus a upon x minus 2, this is equal to function value f of 2 means what 2। अब अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है 2 के बराबर होना है तो ऑब्वियसली दिस लिमिट शुड बी 0/0 टाइप। तो 2 पर डिनोमिनेटर तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मीन्स न्यूमरेटर भी 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, मीन्स 2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसका मतलब 2 इसका रूट होगा। अब 2 इसका रूट है मीन्स 4 माइनस a प्लस 2 into 2 plus a should be 0।
और यहां से अगर हम लोग डिसाइड करें तो a की वैल्यू आ रही है अपने पास 4 and 4 कैंसिल होगा, a इज कमिंग टू बी 0। और अगर a 0 है तो वापस जाके आप देख लीजिए कि इसकी लिमिट 2 आ रही कि नहीं आ रही है। तो अगर मैं a को यहां 0 रखूंगा तो मेरा सवाल होगा a 0 हो जाएगा, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x माइनस 2 और कैंसिल होके वापस लिमिट 2 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां आएगा x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x माइनस 2, और अगर इसमें x माइनस 2 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू 2 रखने पे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है तो a की वैल्यू 0 होना चाहिए, मींस ऑप्शन a इज करेक्ट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इसको ग्राफ से सीधे बोल देंगे, मॉड x f(x) इज गिवन टू बी मॉड x, ये फंक्शन का ग्राफ है, एंड दिस इज y इक्वल्स टू x, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस x। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इक्वल्स टू 0 मीन्स ये 0 हुआ, 0 के राइट में डेरिवेटिव मीन्स टेंजेंट का स्लोप, और स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट का स्लोप ऑब्वियसली इस लाइन का ही स्लोप हो जाएगा। दैट इज दिस एंगल इज 45 मींस स्लोप इज 1, मींस राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 विल बी व्हाट, ऑप्शन ए। ओके, दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। डेफिनेशन जिस बच्चे को क्लियर होगा इस सवाल को ओरली जवाब दे पाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ c फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन। और आपको पता है कि मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास क्या है, अगर इंटरवल 1 से 3 है तो f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश c। वेरी सिंपल। और आपके इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x अगर मैं यहां वैल्यू रखूंगा तो आएगा ये 1/c, एंड दिस इज f3 मीन्स व्हाट, log of 3 माइनस f1 मीन्स log 1 दैट इज 0/2 is equals to 1/c, and this implies c is what, c is 2 times 2 into 1 upon log of 3 to the base e। और अगर इसको मैं log की प्रॉपर्टी यूज करके लिखना चाहूं, दिस इज log of e to the base 3, means which option is correct? I think option a is correct, option is correct। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम का कांस्टेंट आपसे पूछा गया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। And in case of question number 42, equation of tangent to the curve this that is parallel to x axis, very simple। अगर यहां मैं differentiate करूं तो y dash will be 1 minus this is 8/x cube, है ना। अगर ये डेरिवेटिव, अगर मेरा टेंजेंट x के पैरेलल होना है मतलब y डैश की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, और यहां से x की वैल्यू अपने पास आएगा कितना, 2, मीन्स एट 2, अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, दिस इज 2,3, 2 दिस इज 1, 2,3, tangent will be parallel to x axis, सिंपल, है ना। और अगर उस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, पैरेलल टू x है ही, तो ऑब्वियस सी बात है इसी पॉइंट का टेंजेंट x के पैरेलल है, तो आंसर होगा y इज इक्वल टू व्हाट, 3, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? x इक्वल टू -1 and 2 आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। अगर ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी है, मींस एक्सट्रीमम पॉइंट है, मींस इन पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना होगा। तो वेरी सिंपल यार, आप चूंकि मॉडुलस को डिफरेंशिएट करने में आपको परेशानी होगी तो आप 2 केस में बात कर लीजिए। अगर मैं 0 से बड़े में बात करूं तो मेरा फंक्शन मुझे दिखाई देगा अल्फा log x प्लस बीटा x स्क्वायर प्लस x, और x इज इक्वल टू 2 पे इसका डेरिवेटिव 0 है, मींस f डैश x अल्फा बाई x प्लस 2 बीटा x प्लस 1। ये डेरिवेटिव 2 पर 0 है, यानी कि आपके पास आया अल्फा बाई 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर निगेटिव बात करें तो आपका फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, अल्फा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं एफ डैश एक्स
अल्फा अपॉन माइनस एक्स इंटू माइनस, बाय द वे डेरिवेटिव सेम आ रहा, अलग बात है, बट लिखेंगे सही तरीके से आप। दिस इज 2 बीटा एक्स प्लस 1, और -1 पे ये डेरिवेटिव 0 होना है, मीन्स अगर यहाँ मैं -1 रखता हूं तो दिस इज माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, है ना, 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो बीटा कैंसिल होगा और अल्फा आपके पास आएगा -2 प्लस 1/2 मीन्स -3/2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 2। चेक करिए, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। और अगर अल्फा 2 है, अगर मैं बीटा निकालना चाहूं तो यहां से दिस इज बीटा इज -1/2, तो अल्फा 2 एंड बीटा इज -12 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बेसिक बातें थी, अप्लाई करनी थी सही से, और आंसर बहुत आसानी से मिल रहा है आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44, and the question is normal to the curve this at the point where the curve intersect y axis, यानी कि ये जो भी कर्व है, मैं बहुत एग्जैक्ट नहीं बनाने जा रहा हूं, y को जहां भी कट कर रहा है ना, अभी कर्व कैसा है उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, जहां y को कट करेगा, x कोऑर्डिनेट अगर 0 आप रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 1, 0,1 पे ये कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है। अब मुझे अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन बताना है तो पहले मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, टेंजेंट के स्लोप से मैं निकालूंगा नॉर्मल का स्लोप और सीधे आएगा इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं, यहां पे जरा डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज y डैश, बाकी टर्म्स को मैं छोड़ देता हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस y को छोड़ देता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, आएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अगर इसमें मैं x की जगह 0, y की जगह 1 पुट कर दूं तो आपके पास आएगा y डैश इंटू x की जगह मैं 0 पुट करूंगा, दिस इज 6 प्लस y को 1 पुट करना है तो दिस इज व्हाट, दिस इज -5 इक्वल टू 1 मीन्स y डैश इज इक्वल टू 1। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 मीन्स व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x प्लस y इज इक्वल टू, एंड नॉर्मल हैज टू पास थ्रू 0,1 means this is equal to 1. This is the equation of normal. तो इसमें से कौन सा पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, तो वेरी ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल सेटिस्फाई दिस नॉर्मल। ओके, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इन सभी वैल्यूज के लिए इसको इंक्रीजिंग होना है, मीन्स वी हैव टू एनालाइज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। ओके, अब अगर ये फंक्शन को इंक्रीजिंग होना फॉर दिस इंटरवल मीन्स दिस डेरिवेटिव हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर 1 to 2। इन वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव को 0 या 0 से ग्रेटर होना है, और इसका क्वाड्रेटिक अगर मैं ग्राफ आपको बनाऊं तो इसका ग्राफ देखिए, अगर ये 1 है ये 2 है, इसका वर्टेक्स है -1/3, डेरिवेटिव 0 करिए, -2/6 यानी -1/3। अब अगर इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर ऐसा हो जाए तब भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इस पूरे इंटरवल के लिए ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक ऐसा बन जाए तो इस पूरे इंटरवल के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग है। अगर ग्राफ ऐसा बन जाए तब भी पॉजिटिव है, अगर क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसा बन जाए तब भी पॉजिटिव, अगर ऐसा बन जाए तब भी, यानी कि अगर ग्राफ इस तरह का बना तब बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि 1 से 2 के लिए फिर डेरिवेटिव निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, मतलब फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर गया। मीन्स अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू 1 पे जरूर पॉजिटिव होना चाहिए। 1 पे अगर वैल्यू पॉजिटिव है मीन्स पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मीन्स यहां से मैं लिखूंगा f'1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 0, और यहां पे 1 रखूंगा तो आपको मिलेगा 5 plus k should be greater than or equal to 0 means k has to be greater than or equal to -5, और k अगर -5 से ग्रेटर होना है means minimum value of k is what, -5, means option B is correct. Okay, and the next question is question number 46. We have to find the approximate value of f of this where fx is this. आप सभी बच्चों को पता है वी हैव द रिलेशन डेल्टा y इज इक्वल टू f डैश x
at x initial y initial into delta x. और डेल्टा x क्या है? x फाइनल माइनस x इनिशियल, डेल्टा y क्या? y फाइनल माइनस y इनिशियल. अगर मैं यहाँ x इनिशियल को 5 कह दूं, x फाइनल को मैं 5.001 कह दूं, जिस पे वैल्यू बतानी है, तो y इनिशियल फंक्शन आपको मालूम है, तो अगर x इनिशियल 5 है तो y इनिशियल आएगा 125 माइनस 175 प्लस 15. 125 माइनस 175 प्लस 15 कितनी वैल्यू होगी जरा बताइए? -35. दिस इज -35 एंड y फाइनल हैज टू बी फाउंड, है ना? बहुत ही क्लियर. अगर यहां मैं रखूंगा सारा कुछ इस इक्वेशन में, तो y फाइनल जो कि बताना है माइनस y इनिशियल मतलब -35 इज इक्वल टू f डैश. f डैश की वैल्यू आपके पास पता है 3x स्क्वायर माइनस 14x एट x इनिशियल y इनिशियल मीन्स 5 कॉमा माइनस 35 इंटू x फाइनल माइनस x इनिशियल दैट इज 0.001. और अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं 5, तो दिस इज 75 माइनस 70 मीन्स दिस इज 5 इंटू 0.001 means y final is equal to minus 35 plus 0.005. अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा आंसर 5, 9, 9, 4 and 3 माइनस 34.995. तो ऑप्शन हुआ आपके पास ऑप्शन ए माइनस 34.995. ओके. The next question, that is question number 47, is what? fx is this one and mb is the minimum value of this quadratic. और आप सभी को पता है कि इस क्वाड्रेटिक अगर ओपनिंग अपवर्ड है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी दिस वन मीन्स -d/4a means mb is nothing but minus d/4a means minus d is what? b square minus 4ac a into c that is 1 plus b square upon 4 a is what? 1 plus b square. This is your function mb. What is this? अगर यहां से मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 कैंसिल होगा, b स्क्वायर कैंसिल होगा, we have 1 upon 1 plus b स्क्वायर. अगर ये mb एक फंक्शन है this one और मुझे बताना इसका रेंज, very obviously b square is from 0 to infinite, 1 plus b square is from 1 to infinite, and hence 1 upon 1 plus b square will be from 0 open to close 1. Means what is the range for mb? 0 open to 1 closed means option D is correct. 0 open to 1 closed. ठीक है. And the last question is, that is question number 48. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, इसलिए इसमें हम लोगों ने बोनस मार्किंग कर दिया, सभी बच्चों को मार्क्स दिया है. हालांकि इस बेसिस पे इसको सही कहा जा सकता था कि इन दीज 4 ऑप्शंस फॉर विच ऑप्शन z विल बी मिनिमम. अगर हम इस तरह से देखें तो आप देखेंगे कि 8 पे वैल्यू इसकी आ रही है 160 एंड इन पे जो भी वैल्यूज काफी बड़ी वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे आएगा 200 मीन्स 8,0 की वैल्यू मिनिमम कह सकते थे. बट ये क्वेश्चन ओवरऑल थोड़ा सा इसमें फॉल्ट रह गया है. अगर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटली सॉल्व करते तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही होती है आपके पास. अगर मैं इन लाइंस को ड्रॉ करूं, फर्स्ट लाइन को अगर आप ड्रॉ करें कुछ ऐसे, सेकेंड लाइन आपकी कुछ ऐसे आ रही है और थर्ड लाइन आपकी कुछ इस तरह से आ रही है, इस तरह से थर्ड लाइन. ठीक है. और जो आपका फिजिबल रीजन आ रहा है वो इस जोन में आ रहा है, इस जोन में. ये आपका फिजिबल रीजन आ रहा है जो कि अनबाउंडेड है. ये फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड, जिसमें ये पॉइंट आपका 8,0 आ रहा है. दिस पॉइंट इज 0,10 और ये पॉइंट आपका सॉल्व करने पर ये पॉइंट समथिंग आई थिंक 3/7/2 एंड 9/4 कुछ इस तरह का वैल्यू आ रहा है. ठीक, ये भी पॉइंट. और अब जब सभी वैल्यूज पे z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे इस कोऑर्डिनेट पर z की वैल्यू मिनिमम आ रही है. और चूंकि अनबाउंडेड रीजन, और जब उसको इंश्योर करेंगे कि क्या यही मिनिमम है तो वो डिसाइड भी हो रहा है कि वही मिनिमम वैल्यू भी है. तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए था एट दिस कोऑर्डिनेट.
यानी लाइन 1 एंड 2 जहां पे कट कर रही होंगी, ये लाइन, दिस लाइन 1 एंड लाइन 2, अगर इनका इंटरसेक्शन आप निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दिया जाए तो x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू 9/4। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपका आ रहा था 7/2 एंड 9/4 पर, इस पर आ रहा था, बट वो ऑप्शन में नहीं था। तो मोस्ट सुटेबल कैन बी एज्यूम टू बी दिस वन, बट वी हैव गिवन बोनस मार्क्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट डिस्कशन था आपके एमस्टार पेपर का। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। तो फिनिश करते हैं इसको। थैंक यू। ऑफ क्लास 12 में इंजीनियरिंग और मेडिकल 2 एग्जाम था, तो हम लोग इंजीनियरिंग को सॉल्व करेंगे पहले, मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड फाइंड आउट द नंबर अपोजिट टू 3। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है डाइस का है। तो डाइस का हमें एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए। डाइस जो है 2 तरीके की होती है स्टूडेंट, 2 तरीके की, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। ठीक है, अब दोनों को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनका एडिशन 7 आता है। अपोजिट फेसेस मतलब फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले यानी फ्रंट वाले के बैक वाला, जो फ्रंट और बैक है उनका एडिशन 7 आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम कहें तो स्टैंडर्ड डाइस में जो है जो नेबर्स होते हैं, नेबर्स, इनका एडिशन 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जनरल डाइस की बात करें तो जनरल डाइस में जो नेबर्स होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो 7 आता है। नेबर्स का एडिशन, एडजेसेंट भी कह सकते हैं, उनका एडिशन 7 आता है। स्टैंडर्ड डाइस में जो एडजेसेंट होते हैं, पड़ोसी होते हैं, नेबर होते हैं, उनका सम 7 नहीं आता है, इनमें अपोजिट वाले का आता है। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पर कहीं 7 है क्या, 2 नंबर को ऐड करने पर 3 2, हाँ नहीं मिला, 5 और 9 नहीं मिला, किसी कॉम्बिनेशन से नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 2 और 5, 7 मिला। तो ये नेबर्स होंगे, अपोजिट नहीं है, ये 2 उसके ठीक ऊपर है तो ये नेबर हो गया, तो अपोजिट यहाँ पर नहीं है, यहाँ 7 हमें मिल रहा है, तो ये 7 है वो जनरल डाइस कहलाएगा। तो जनरल डाइस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरल डाइस को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये है। ठीक है, तो इसको इरेज कर दें। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जनरल डाइस तो डिसाइड हो गया कैसे करना है। ठीक है, तो जनरल डाइस को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है कि जो नंबर हमें फाइंड करना, जैसे कि 3, तो हम देखेंगे 3 कहां पर अवेलेबल है। तो हमने देखा कि 3 यहाँ पर है, हमें 3 को ढूंढना है। 3 के साथ जो 2 नंबर हैं यहाँ पर 1 एंड 2, हम देखेंगे ये 1 और 2 कहीं पर और गिवन है क्या, तो 1 एंड 2, जैसे कि ये 1 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2। तो स्टूडेंट 1 एंड 2, इसके साथ जो 3 अकेला बचा, और यहाँ पर इसके इन दोनों के साथ ये 5 अकेला बचा। तो जनरल डाइस का एक रूल होता है कि अगर एक ऐसा डाइस हो जिसमें 3 नंबर में से 2 नंबर्स कॉमन हो, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है, कॉमन हो, तो जो रिमेनिंग नंबर्स बचते हैं, जैसे कि यहाँ रिमेनिंग 3 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो ये रिमेनिंग नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये सीधे सीधे रूल से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा सी, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50। तो ये एक सीरीज है, डायग्राम के फॉर्मेट में दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो एरो है हमारा, ये एक जो है इंडिकेट कर रहा है राइट कॉर्नर पे, फिर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट किया उसने, वो क्लॉकवाइज घूम गया एक बार, अब वो हॉरिजॉन्टल हो गया, देन अगेन क्लॉकवाइज, इस तरीके से था क्लॉकवाइज, फिर जो है क्लॉकवाइज टर्न होके वो हमारे राइट कॉर्नर पे डाउन साइड में हो गया, बॉटम साइड में, फिर एक बार और जब वो क्लॉकवाइज होगा तो एरो कुछ इस तरीके से वर्टिकली नीचे आएगा। तो हम देखेंगे वर्टिकली नीचे कहीं एरो दिख रहा है क्या हमें, तो हमें डी पर, केवल एक ही ऑप्शन है स्टूडेंट ऐसा, डी, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो सीरीज है, सीरीज को देखकर आपको कुछ दिख रहा होगा कि कुछ नंबर्स जो है स्क्वायर दिख रहे हैं, तो हमें नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, सीरीज को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20 और 20 याद होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 जो है किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर,
अच्छा 4 के बाद देखो छोटा नंबर 16 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। देन इसके बाद अल्टरनेट हम देखें तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा नहीं मालूम, चलो अभी छोड़ देते हैं उसे। देन आफ्टर यहाँ पर हमने देखा 64 वो 8 का स्क्वायर, तो एक बार जो है 2 का स्क्वायर, एक बार 4 का स्क्वायर, एक बार यहाँ पर 8 का, तो इनके मिडिल में क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 6 आना चाहिए। मैंने इस नंबर को छोड़ दिया, जिनको मैं रेट कर रहा हूँ इनको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज चल रही थी तो उनका वहां यूटिलाइजेशन नहीं था। तो यहां पर जो आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए ये एक सीरीज है, ये कह रहा है हमें विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज सेल कंप्लीटेड। तो एक सीरीज है जो कि इनकम्प्लीट है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए, हमें इसको लिख करके कंप्लीट करना। इसको हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। क्या? रिपीटेड सीरीज, यानी लेटर्स का रिपीटेशन होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है कि आप उनको काउंट करिए, इनको लेटर और फिल इन द ब्लैंक्स को काउंट करने पर या तो 16 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे, मे भी 14 मिले। तो हमें देखना होता है कि अगर 16 आया तो हम उसको 4 के ग्रुप में या 2 के ग्रुप में जो है कट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 12 आया तो 3 के ग्रुप में, 4 के ग्रुप में या 2 के ग्रुप में। यहां पर 16 है तो 4 को प्रायोरिटी पहले देते हैं, ठीक है। 12 है तो 3 को प्रायोरिटी पहले देते हैं, ज्यादातर हमें देखने को मिलता है इसलिए। देन 15 है तो 3 को प्रायोरिटी पहले देंगे। 5 ये क्या है? हम 16 को 4 4 के पार्ट में तोड़ सकते हैं, या 12 को 3 3 के पार्ट में, या मे बी 4 या मे बी 2। 14 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर केवल 2 ही होगा, 2 के पार्ट में इसको तोड़ पाएंगे। तो काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो हम प्रायोरिटी देंगे 3 को, ये रूल होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आप इस तरीके से हर 3 लेटर के बाद एक डिवाइड ऐसे बैरियर बना दीजिए, ऑब्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें देखेंगे, क्या देखेंगे? बी ए और बी ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज हमें दिख रही है बी ए और बी ए, यहाँ पर ए बी लिखा है, ए बी लिखा है, तो मे बी यहाँ पर अल्टरनेट अगर देखें तो ए बी हो सकता है। बी ए तो दिख रहा है हमें, ए बी दिख रहा है, तो इस मैंने ए और बी को लिख दिया ए और बी, ठीक। अच्छा अब और क्या देख सकते हैं हम लोग? ए बी, यहां पर जो है, यहां पर अगर मैं ए लेता हूं तो ए बी हो जाएगा, ठीक। फिर यहां पर मैं अगर ए लेता हूं तो ए बी ए, तो कुछ रिपीटेशन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। अगर अल्टरनेट है, अगर ये इससे रिलेट कर रहा है तो ये दोनों कॉमन होने चाहिए ना। तो यहां से जो है ये 2 को मैं हटा देता हूं, सॉरी ए को। अब देखो ए बी यहां पर था, जिनके बीच में बी है, ए और बी यहां पर, इनके बीच में क्या आएगा? मिडिल में आएगा बी आएगा, ठीक है। तो ए डबल बी, तो ये वाला इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो चलिए देख लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये फर्स्ट कितने यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है। लास्ट सेकेंड लास्ट के 2 में ए और बी आया हुआ है, और फर्स्ट वाले में बी आया हुआ है, सॉरी फर्स्ट वाले में, तो इसको हटा देते हैं, फर्स्ट वाले में बी आया हुआ है। तो देखेंगे भाई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जहां पर बी और ए बी इस सीक्वेंस पर लिखा गया है? तो हम देखेंगे पहले पर बी है, सेकेंड लास्ट पर ए बी होना चाहिए, यहां नहीं है, गलत हो गया स्टूडेंट। यहां पर भी ऐसा नहीं है, पहले में बी है, यहां पर नहीं है, पहले में बी है, लास्ट के 2 में ए बी है। तो ये कुछ रिलेट कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है, रिलेट कर रहा है ये। तो हम देख लेते हैं जो रिमेनिंग बचा हुआ है हमारे लिए, जो रिमेनिंग बचा हुआ है, एक बार इसको फिल करके देखते हैं बी वाले को। तो यहां देखिए बी आएगा इसके अकॉर्डिंग, यहां बी आएगा, यहां ए आएगा, यहां बी और यहां बी। हमने क्या किया था? स्टार्टिंग में 3 3 लेटर्स को पेयर में से डिवाइड किया था। अब इसको देखेंगे ए बी 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 ए बी बी ए, तो ये अल्टरनेट सीरीज जैसा वर्क कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऑप्शंस को जो हेल्प लेनी होती है, तो ऑप्शन से हेल्प लेकर बहुत इजी हो जाता है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 53। आर्किटेक्ट जो है उसका रिलेशन बिल्डिंग से है। तो आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है, उसका डिजाइन करता है, ठीक है। इस स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार होता है, तो वो क्या बनाता है? वो स्टेच्यू बनाता है ना, स्टेच्यू बनाता है। जो मूर्तिकार है वो क्या बनाता है? कोई मूर्ति बनाता है। जिस तरीके से आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है, ठीक है। म्यूजियम तो होगा नहीं, स्टोन पत्थर का यूज वो करके
स्टेच्यू फाइनली बनाता क्या है वो स्टेच्यू, तो यहां से आर्किटेक्ट का बिल्डिंग के रिलेशन तो स्कल्पटर का स्टेच्यू से होगा। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो है एक को आउट करना है, कोई एक ऑड है, तो पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और विशाखापट्टनम। तो हमें ये दिख रहा है कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन चेन्नई, मुंबई ये सब है क्या, ये नहीं है, या तो एक बड़े शहर है या तो ये जो है कैपिटल है। तो हम इस सी के साथ जाएंगे क्योंकि दिल्ली बिल्कुल डिफरेंट है, यूनियन टेरिटरीज दिया हुआ है, तो ऑड वन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग 55 पे। तो 55 क्या दिया हुआ है, सेंट्रल। सेंट्रल का कोड जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूं। सेंट्रल का जो कोड है वो यहां पर दिया हुआ है, रेड का रेड से मैच करेंगे और कलर चेंज कर लेते हैं, और ये जो है प्लेटिनम का, इसका कोड यहां दिया हुआ है, ब्लू को ब्लू के साथ देखेंगे हम लोग। ठीक, हमें पूछा क्या गया है तो उसको हम लोग इस कलर से लिख लेते हैं, ये पूछा गया है एल। तो लैंटर्न है तो एल, एल हम देखेंगे एल कहाँ, सेंट्रल में लिखा है क्या, लास्ट में देखो एल लास्ट में है, और यहाँ पर क्या है जी, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ए सेकंड नंबर पे देखो, यहाँ पे ए है, हम देखेंगे सेंट्रल में ए कहाँ पर है, सेंट्रल में देखिए या प्लेटिनम में देखिए। ठीक है, ठीक है, प्लेनेटेरियम पर देखिए, कोई बात नहीं, उससे हर जगह आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट में ए है, सेकंड लास्ट में यहाँ पर क्या एफ है, तो आप यहाँ पर एफ लिख लीजिए। देन एन, एन हमें सेंट्रल में ही देखने को मिल रहा है, थर्ड नंबर पे, थर्ड पे यहाँ पर क्या है सी, सी। ठीक है, तो भाई जी एफ सी तो तीनों में ही या चारों में है दिख रहा है हमें, तो इससे तो अभी डिसाइड नहीं होगा, आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। टी, टी फॉर टेलीविजन, सेंट्रल में दिख रहा है हमें फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे फोर्थ पे क्या है डी, तो डी हो गया, ये सब में दिख रहा है हमें। ई, तो हम देखेंगे सेंट्रल में ई सेकंड नंबर पे, सेकंड पे बी है, तो ये हो गया बी। तो स्टूडेंट देखिए जी एफ सी डी बी, तो जी एफ यहां पर सी डी और बी, पहला वाला गलत हो गया, बी नहीं है, इसमें भी बी नहीं है। हाँ, जी एफ सी डी बी ये मैच कर रहे हैं दोनों। और आगे देखते हैं आर, तो आर हमें दिखेगा थर्ड लास्ट में, थर्ड लास्ट में ई है, यहां पर आ गया ई। अच्छा एन, तो एन हमें दिख रहा है थर्ड नंबर पे, थर्ड पे क्या है सी, यानी लास्ट में कुल मिलाकर क्या आएगा सी, तो यहां पर सिंपली हमें दिख रहा है बी ऑप्शन। तो केवल प्लेस वैल्यू से लेकर के इसको सॉल्व करना था, बहुत सिंपल था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। डी की वैल्यू 4 है और बैड 3 लेटर का कॉम्बिनेशन है बैड, इसमें 7 लिखा गया है, इसकी वैल्यू 7 है, तो बी 2 होता है, ए 1 होता है और डी 4 होता है। ऐड करिए स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो बस ए होता है 1, देन 14, टी 20, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 35 मिल रहा है, तो 35 दिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया हुआ है, इसको कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई भी ऐसा कंक्लूजन आपको नजर आता है जो स्टेटमेंट से आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, आउट ऑफ स्टेटमेंट हो रहा है, तो उसको रॉन्ग करेंगे हम लोग। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें, साइंस हैज ब्रॉट द गैजेट ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। अच्छा, साइंस ने भाई हमारी खुशी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें गैजेट्स बनाई हुई हैं। ठीक है, साइंस हैज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, लेकिन साइंस ने हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको सॉल्व नहीं किया है। दो चीजें हैं, ठीक है, साइंस का एक जो है यहाँ पर पॉजिटिव वे में बताया गया है, ठीक है, और एक थोड़ा सा निगेटिव है कि साइंस ने हमारी पॉपुलेशन को जो है सॉल्व नहीं किया है। अच्छा, ओवर पॉपुलेशन इज ड्यू टू अनसाइंटिफिक थिंकिंग। पहली बात तो इन दोनों में साइंस की बात हो रही है, तो यहां पर तो ये अनसाइंटिफिक हो गया, साइंस से रिलेट होना चाहिए था, तो भाई पहला वाला तो आउट ऑफ स्टेटमेंट हो गया, हम रॉन्ग कर देंगे। दोनों में साइंस से रिलेट हो रहा है, ठीक है, एक जो है हमारे प्रॉफिट के बारे में बता रहा है और एक जो है उसके नेगेटिव के बारे में बता रहा है, तो दोनों में साइंस से ये गलत हो गया। साइंस हैज नॉट हेल्प्ड वर्ल्ड पीस, यहां पर साइंस तो यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन विश्व में शांति हो, ठीक है, ऐसा कहीं स्टेटमेंट में बोला है क्या, नहीं बोला है। यहां पर हैप्पीनेस की बात हो रही है, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है, ओवर पॉपुलेशन, वर्ल्ड पीस की बात नहीं हो रही, ये भी आउट ऑफ स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट, तो बोथ आर रॉन्ग। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ डू नॉट फॉलो। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 58, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, कितने ट्रायंगल हैं काउंट करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के तरीके से जा सकते हैं और ट्रिक से भी जा सकते हैं।
तो ऑप्शन में देखिए जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है हमें उस पर फोकस करना होता है। क्यों आप कहेंगे? इसलिए हम काउंट करेंगे, काउंट करते हुए अगर हमारी काउंटिंग कहीं पर ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, तो हम उसके नियर अबाउट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन हमारी काउंटिंग अगर 24 के अबव चली गई, 26, 27 पर हम रुक जाते हैं, तो ये तो कंफर्म है 27 काउंट किया है हमने, तो 27 के बाद का नंबर तो केवल 35 पे हम यहीं पे टिक कर देंगे। या मैं 18 पर रुक गया या 19 पर रुक गया, 19 से ज्यादा नहीं आ रहा है, तो मैं 24 टिक कर दूंगा। तो आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 तो इंडिविजुअल हो गया स्टूडेंट, 14 इंडिविजुअल हो गया। अब देखो ये 1 हो गया और ये बड़ा वाला ये 2 हो गया, ठीक है। चलो इसको इरेज करके दिखाता जाता हूं मैं। फिर देखो इस वाले को गिनेंगे 1 और ये 2, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। अब स्टूडेंट ये वाला देखिए 1 2, ये 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इंडिविजुअल तो गिने थे हमने, ठीक है, और फिर इसको लेंगे हम, हाँ ये वाले पार्ट को, सॉरी ये वाले पार्ट को, 1 and 2, तो यहां से 1 और ये 2 3। अच्छा फिलहाल काउंटिंग करते हैं कितना हो चुका है। 14 के बाद 16 18 20 23, अच्छा 23 पर आ गए हैं। और देखते हैं तो हमें और क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ये वाला रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको काउंट नहीं किया था, ये वाला और ये वाला, इसको हमने नहीं गिना था। तो 23 और 2 और हो गया 20, जब ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा। तो 25 आ गया है। तो 25 देखो 24 से हम एवं आ चुके हैं, ठीक है। अभी और भी कई सारे हिडन ट्रायंगल हमें सर्च करना है, तो हम यहाँ पर टाइम बचा सकते हैं। 24 से एवं आ चुके हैं 25, तो बस आप 35 पर टिक करके इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि और भी कई सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, भाई इनके कॉम्बिनेशन से भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये जो है काउंट करने पर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 35 आपका आंसर आ जाएगा। अगर 24 से एबव है तो 35 पे टिक कर दीजिए, ठीक। चलिए इससे हमारा टाइम बचता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए एक ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, वेन डायग्राम इसको कहते हैं हम लोग। ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट को। अच्छा इसके बाद जो इस तरीके का ट्रायंगल है जिसका अपसाइड कॉर्नर है, ये साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आंसर देने में आसान हो हमारे लिए। स्क्वायर जो है वो डांसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए डांसर हो गया, ठीक है। और जो सर्कल है, सर्कल वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉक्टर को कर रहा है। पहला क्वेश्चन है विच लेटर्स रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट। तो भी तो आर्टिस्ट में तो सब लगभग सारे आ गए। पहले यहां पर देखिए है ना, आर्टिस्ट हु आर डांसर। अच्छा जो डांसर हो, क्या हो? डांसर हो। तो स्टूडेंट डांसर तो केवल जो है स्क्वायर वाले ही काउंट होंगे, तो स्क्वायर के अंदर जो है उसको देखना है हमें। एज वेल एज डॉक्टर, साथ ही साथ वो डॉक्टर भी हो स्टूडेंट। तो भाई डॉक्टर वाला तो ये सर्कल है, सर्कल है। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? H और G। अब यहां पर G 2 टाइम्स लिखा है, डजंट मैटर। तो यहां पर H एंड G हमारा आंसर बनेगा। तो A और B में ही हमें दिख गया, मैं थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूं, H और G आया था। तो चलिए H और G हमें B ऑप्शन में दिख रहा है, B, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि डायग्राम भी स्क्रीन पर आ जाए, ये ठीक है। विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट हु आर नाइदर। अच्छा बड़ा वाला क्या था स्टूडेंट? आर्टिस्ट था, यहां से आप देख सकते हैं आर्टिस्ट था। हु आर नाइदर साइंटिस्ट नॉर डांसर। अच्छा साइंटिस्ट भी नहीं होना चाहिए, साइंटिस्ट मतलब स्टूडेंट ये साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर के सारे हटा दो आप। और क्या डांसर नहीं होना चाहिए, तो डांसर देख लेंगे भी, डांसर कहां हो गया? डांसर स्क्वायर, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा इसके बाद देखते हैं विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट में तो वैसे सब हैं, आर्टिस्ट में क्या है? सब है, ठीक है। लेकिन ये जो डांसर है वो नहीं आना चाहिए, और ये जो है साइंटिस्ट वो नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट लेटर बचा कौन सा? केवल आपको दिख रहा है ए मैनी टाइम्स लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो ये बताना चाह रहा है कि हर एक जो एरिया बचा हुआ है वो सब के सब क्या है? वो आपका केवल और केवल आर्टिस्ट है। तो यहां पर जो है हमारे पास ऑप्शन सी है, सी। तो केवल ये बचा है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा कवर हो गया है।
चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।